हेलो एंड वेलकम गाइस। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। गाइस, काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे ओवरहेड लाइन के न्यूमेरिकल, जो कि रोड क्रॉसिंग का होता है। तो उसको मैं लेके आ गया हूँ आज। ओवरहेड लाइंस का रोड क्रॉसिंग का न्यूमेरिकल ले आया हूँ। ठीक है गाइस। तो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आपको न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करता हूँ मैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। गाइज़, ये न्यूमेरिकल ना एग्ज़ाम में 15 नंबर का आता है। EDD सेकंड में 15 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और चूंकि इस बार ये EDD फर्स्ट में भी ऐड हो गया है, तो आई होप, या मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ, क्या पता उसमें भी आ जाए। तो ये EDD फर्स्ट वालों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो EDD फर्स्ट वालों को भी देखना चाहिए। ठीक है गाइज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, रोड क्रॉसिंग होती है इसमें। अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि ओवरहेड लाइन क्या होती है। ओवरहेड लाइन में लगने वाले कंपोनेंट्स का वीडियो डाल दिया है मैंने, पार्ट बी है जिसका नाम। ओवरहेड लाइन के न्यूमेरिकल डाल दिया है जिसका पार्ट सी नाम है। आज मैं ओवरहेड लाइन्स का न्यूमेरिकल नंबर 2 लेके आया हूँ, जो कि रोड क्रॉसिंग वाला है, और इसको मैं पार्ट डी नाम दे रहा हूँ, ओवरहेड लाइन्स का पार्ट डी। ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं गाइज, तो प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ना शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको इससे हेल्प हो सके। क्योंकि गाइज, अगर आप इसको वीडियो को शेयर करोगे तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिलेगी उतना ही अच्छा रहेगा। ओके गाइज, क्लियर है ना। चलिए फिर करते हैं शुरू। तो गाइज बने रहिएगा, वीडियो को ना पूरा देखिएगा। पहले गाइज, मैं हमेशा जब भी कभी न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ तो मैं स्टार्टिंग में यही करता हूँ कि पहले आपको उसके स्टेप्स बताता हूँ कि हमको न्यूमेरिकल करना है, किन स्टेप्स में वो न्यूमेरिकल सोल्व करना है। आई थिंक अगर आपने मेरे और भी वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं हमेशा उसके स्टेप्स बता देता हूँ कि वो न्यूमेरिकल किन किन स्टेप्स में सोल्व किया गया है, ये वाला न्यूमेरिकल। तो आज का न्यूमेरिकल सोल्व किया गया है। सबसे पहले हमेशा अजप्शंस मानते हैं, इसमें भी अजप्शन ही माने गए। उसके बाद चूंकि ये ओवरहेड लाइन का क्वेश्चन है और इसमें खंभे लगाए जाते हैं, खंभे के ऊपर तार लगाए जाते हैं, इंसुलेटर्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले खंभों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम दूसरे स्टेप में ये पता करते हैं कि कितने खंभे यूज़ होंगे, कितने पोल्स यूज़ होंगे। तीसरे स्टेप में हम पता करते हैं कि इस सर्किट की करंट क्या है, और जो हम वायर कंडक्टर लेके आने वाले हैं, वही जो तार लगाया जाता है ओवरहेड लाइन में, वो किस साइज़ का है, उसका साइज़ पता करते हैं। ठीक है। उसके अगले स्टेप में हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको, वैसे तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, और आई थिंक हर किसी को बनाना आता भी होगा। और अगर आपको बनाना नहीं भी आता है तो आप, वीडियो और भी हैं, दूसरी चीज़ मैं इसी वीडियो में आपको सिखा दूंगा, है ना। लेकिन अगर आप ओवरहेड लाइंस के बारे में इंट्रोडक्शन लेना चाहते हो और ये पता करना चाहते हो कि ओवरहेड लाइंस में किस किस प्रकार से ये सब काम किए जाते हैं, किस किस तरीके से लगाए जाते हैं मटेरियल्स, खंबा, इंसुलेटर, पोल, एवरीथिंग, तो उसके लिए ओवरहेड लाइंस के पार्ट ए, बी और पार्ट सी के वीडियो हैं। उन तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप प्लीज़ उनको देखिए। साथ में अंडरग्राउंड लाइंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ में अर्थिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो इन वीडियो को भी आप देख लें, आप ही के कोर्स की हैं। उसके बाद हम टर्मिनल पोल का डायग्राम बनाते हैं। टर्मिनल पोल का डायग्राम, टर्मिनल पोल के डायग्राम से मतलब होता है कि टर्मिनल पोल हम उसको बोलते हैं शुरू के और आखिरी वाले पोल को। टर्मिनल पोल लाइन का वह पोल होता है जिससे लाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर इधर उधर मोड़ा जा सकता है। आई मीन टू से कि जहाँ लाइन के कनेक्शन दिए जा सके, वहाँ पे हम टर्मिनल पोल कहते हैं। तो टर्मिनल पोल का डायग्राम बनाएंगे। अगर वो सिंगल पोल है तो सिंगल पोल का डायग्राम बनाएंगे, अगर वो एच टाइप पोल है तो एच टाइप पोल का डायग्राम बनाएंगे। और वो सिंगल पोल है कि एच टाइप पोल है, ये हम अपने क्वेश्चन के एजप्शन में ही मान लेते हैं, यहाँ पर एजप्शन में मान लेते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम जैसे ये सब काम खत्म हो जाएगा, अब हम लिस्ट ऑफ मटेरियल्स बनाएंगे कि हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। और गाइस, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का आपको पता ही है। देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन के चलो। आपको ये क्वेश्चन इन्हीं स्टेप्स में करना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इन्हीं स्टेप्स में करोगे तभी आपका कुछ फ़ायदा है, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज़, आप इन स्टेप को सीख के चलोगे, इन स्टेप्स में हम कर क्या रहे हैं।
क्योंकि अगर आप ये स्टेप्स को सीख लेते हैं कि हम इन स्टेप्स में कर क्या रहे हैं, तो आपको ना काफ़ी आसानी पड़ेगी क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने में। और गाइज ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, आप ये समझ के चलो कि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि 15 या 20 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। अब 15 या 20 नंबर आपके लिए मायने रखते हैं ना, तो इस वीडियो को ना पूरा देखना विदाउट अ सेकंड स्किप किए। और साथ में इसके ओवरहेड लाइंस के 4-5 वीडियो और हैं, उनको सबको देख लेना। गाइज मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपके कोर्स को आसान बनाने की, आप भी मेरा साथ दो, वीडियोस को पूरा देखा करो यार। क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगा, और वीडियो समझ नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे आप। ठीक है ना। मेरा तो बस इतना है कि आप जब अच्छे नंबर लेके आओगे एग्जाम में, तो आप मुझे याद करोगे कि सर ने हमको पढ़ाया था, तो हमको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट, इन 3 कॉस्ट को फाइंड करते हैं हम। जो मटेरियल लिस्ट बनाई थी उसमें सारे के सारे कॉस्ट को ऐड करने के बाद मटेरियल कॉस्ट बन जाती है। फिर इमरजेंसी कॉस्ट निकालते हैं 15%, फिर वो लेबर कॉस्ट निकालते हैं 15%, फिर इमरजेंसी कॉस्ट निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट का 5%। और अब इन तीनों कॉस्ट को ऐड करने के बाद मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस इमरजेंसी कॉस्ट, जब ये तीनों ऐड हो जाती हैं तो बन जाती है हमारे पास, क्या बन जाती है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है हमारे पास, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और बस यही हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है गाइज, तो स्टेप्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इन्हीं स्टेप्स में हम फॉलो करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, फिर उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो गाइज आज का न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर सामने है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि मैं आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल तो करा चुका हूँ, एक नई लाइन लगाने का न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। ये भी एक नई लाइन लगाने का ही न्यूमेरिकल है। और गाइज मैं कल को इसका एक और वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि आपको एग्जिस्टिंग लाइन, सुने ना, एग्जिस्टिंग लाइन जो कि पुरानी लाइन होती है, एक पुरानी लाइन को एक जोड़ना सिखाऊंगा। जैसे कि एक पहले से लगी हुई लाइन है, उसको आगे बढ़ाना सिखाऊंगा, या फिर एक लाइन हम लगाएंगे उसको किसी पुरानी लाइन से जोड़ना सिखाऊंगा। ठीक है। तो आज तो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन रोड क्रॉसिंग का है, और उसी में मैं क्रॉसिंग भी लाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन रोड क्रॉसिंग का आप आज करके चलें। चलिए फिर करते हैं रोड क्रॉसिंग का क्वेश्चन। तो रोड क्रॉसिंग में क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्या है कि एक किलोमीटर लंबी 11 kV HT लाइन है, ध्यान रखना HT लाइन है, यहाँ पे 11 kV लिखा है, HT लाइन है। 50 हर्ट्ज ओवरहेड लाइन स्थापित मतलब इंस्टॉल, स्थापित करने हेतु रिक्वायर्ड मटेरियल्स की कैलकुलेशन करो और इस लाइन के इंस्टॉलेशन में आने वाली लागत बताओ। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया। एक किलोमीटर लंबी लाइन की लंबाई कितनी हो गई, लाइन की लंबाई हो गई 1 किलोमीटर। 11 kV वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, 11,000 वोल्ट। 50 हर्ट्ज ओवरहेड लाइन स्थापित करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उनकी कैलकुलेशन करो और उसमें आने वाली पूरी लागत बतानी है, कॉस्ट बतानी है। और साथ में कुछ हिंट भी दे रखे हैं शायद, और वो हिंट क्या है, वो हिंट है कि लाइन का जो स्पैन है वो 100 मीटर है। लाइन में 11 मीटर लंबे स्टील पोल का यूज़ किया गया है, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस वाले कंडक्टर का यूज़ किया गया है, ACSR कंडक्टर का, इस डायमेंशन का यूज़ किया गया है। और एक उन्होंने क्वेश्चन में एक और लाइन दी है, क्या लिखा है कि लाइन अपने चौथे स्पैन में रोड क्रॉस करती है। रोड क्रॉसिंग का न्यूमेरिकल आ गया, जिसका आप काफ़ी लोग वेट कर रहे थे रोड क्रॉसिंग का, वो न्यूमेरिकल भी फाइनली हम ले आए हैं। तो रोड क्रॉसिंग का न्यूमेरिकल आ गया, क्या है कि लाइन अपने चौथे स्पैन में रोड क्रॉस करती है। चलिए फिर क्वेश्चन तो आपने आई होप पढ़ लिया होगा, और क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। तो एक हमें लाइन लगानी है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और 50 हर्ट्ज 11 kV की है। सॉल्यूशन करते हैं। जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बताया ही था, क्या था वो, सबसे पहला स्टेप था एजप्शंस का, और वही हम फॉलो करते हुए चलेंगे उन्हीं स्टेप्स को। एजप्शन में क्या होता है, एजप्शन किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल के करने का वह पार्ट है जिसमें हम वो चीज़ें खुद से मान लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन को करने के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई। फिर से सुनिए आप, एजप्शन किसी भी एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल को करने का वह पार्ट है जिसमें हम उन चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे क्वेश्चन करने के लिए रिक्वायर्ड हैं लेकिन क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं, हम खुद से टेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया होता कि कौन सा वाला पोल यूज़ किया गया है, तो हम खुद से मान लेते कि ये वाला पोल यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल, हमको कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाता कि आप टर्मिनल पोल यानी कि स्टार्टिंग में 1 पोल लगाओगे या 2 पोल लगाओगे,
तो ये हम अजप्शन में मानते हैं कि हम कौन से वाले पोल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कि हमको कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाता कि आप अर्थिंग वायर कौन सा वाला यूज़ करेंगे, तो ये हम खुद से मानते हैं अजप्शन में कि हम अर्थिंग वायर कौन सा वाला यूज़ करेंगे। ऐसी ही 1-2-3 बातें और हैं, उन्हीं को हम अजप्शन में मानते हैं खुद से, जो कि हमारा क्वेश्चन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं लेकिन हमें क्वेश्चन में दी नहीं गई होती। क्लियर हुआ गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रही ना बात। अजप्शन माने ऐसी चीज़, क्वेश्चन का वह हिस्सा, सॉल्यूशन का वह हिस्सा जिसमें उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ बातें रिक्वायर्ड हैं जो कि क्वेश्चन में नहीं दी गई, हमें खुद से टेक करनी पड़ेंगी। आई होप आपको भी बात मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए फिर पहला अजप्शन हम लिखेंगे हमेशा ओवरहेड लाइन में कि लाइन एक सीधी रेखा में है। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा लाइन एक सीधी रेखा में है। दूसरा अजप्शन कि लाइन का पहला और आखिरी पोल टर्मिनल पोल है जो कि सेक्शन पोल यानी कि एच टाइप पोल है। फिर से सुन लो, लाइन का पहला और आखिरी पोल टर्मिनल पोल होता है हमेशा। जब भी कभी आप नई लाइन लगाओगे तो उसका पहला और आखिरी पोल हमेशा टर्मिनल पोल होता है। तो लाइन का पहला और आखिरी पोल टर्मिनल पोल है जो कि सेक्शन पोल है। सेक्शन पोल होता है एच टाइप पोल। आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, और अगर आपको नहीं पता कि सेक्शन पोल क्या होता है तो गाइज मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, पार्ट बी आप ज़रूर देख लें एक बार जाकर। पार्ट सी में भी सेक्शन पोल का जिक्र किया है, पार्ट ए में भी मैंने सेक्शन पोल का जिक्र किया है। ठीक है ना। सेक्शन पोल मतलब एच टाइप पोल जिसमें 2 खंबे एक साथ लगे होते हैं। चलिए अगला अजप्शन क्या है। वैसे तो इस लाइन को हमको अजप्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं थी जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि लिख दिया तो गलत किया है, लेकिन ना लिखते तब भी कोई ऐसा इशू नहीं था। क्या लिखा है कि 11 मीटर लंबे स्टील ट्यूबलर पोल का यूज़ किया गया है। क्या लिखा है कि 11 मीटर लंबे स्टील ट्यूबलर पोल का यूज़ किया गया है। तो ये तो हमें क्वेश्चन में पहले से बता दिया था कि हमें 11 मीटर लंबे स्टील पोल का यूज़ किया गया है। ठीक है ना, तो इसमें हमने लिखना है ना लिखना है कोई इशू नहीं था ऐसा। अगला, ये लाइन भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम इस वाले कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में दे दिया था कि हम जो है आपको जो है इस वाले कंडक्टर का यूज़ करना है, ऐसे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया था। तो आप इसको अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई इशू नहीं होता। कॉन्सेप्ट आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी गाइज, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। तो ये दोनों अगर हम नहीं भी लिखते तब भी कोई इशू नहीं इशू था, लेकिन अगर लिख दिए हैं तो ऐसा नहीं कि गलत कर दिया है अपने। ठीक है, अगला एग्जाम्पशन मैंने आपको बताया, आपको जितने भी ओवरहेड लाइन के क्वेश्चन करेंगे, या मेरे ये बात आप ध्यान से सुनकर चलना, ये वाला पॉइंट बहुत काम का है आपके, बहुत बहुत काम का पॉइंट है कि आप इस पूरे EDD फर्स्ट और EDD सेकंड में जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, देखो गाइस क्या होता है कि अर्थिंग वायर लोग अलग अलग SWG का यूज़ करते हैं और आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो आप मेरी बात मान के चलना कि आप जो है दुनिया भर के किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी अर्थिंग वायर यूज़ करना पड़े, दुनिया भर के किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी अर्थिंग वायर यूज़ करना पड़े, आप अर्थिंग वायर यही यूज़ करोगे, 8 SWG का ही अर्थिंग वायर आप यूज़ करोगे। फिर से सुन लो, दुनिया भर के किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी अर्थिंग वायर यूज़ करना पड़े, आप 8 SWG का ही अर्थिंग वायर यूज़ करोगे। तो वही यहाँ पे लिखा है हमने कि 8 SWG का अर्थिंग वायर यूज़ किया गया है। अब आता है हमारे पास, अजप्शन ख़त्म हो गया हमारे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि पोल्स की कैलकुलेशन का, कि कैलकुलेशन था नंबर ऑफ पोल्स। तो गाइज ऐसे मान के चलो आप कि लाइन की लंबाई हमको दे रखी थी 1 किलोमीटर, लाइन की लंबाई हमको 1 किलोमीटर दे रखी है क्वेश्चन में, और 100 मीटर का दे रखा है स्पैन। स्पैन होता है 2 खंभों के बीच की दूरी। तो अगर हम उस पूरी लाइन को नंबर ऑफ स्पैन से भाग कर दें तो वो तो इतने स्पैन निकल के आएंगे, यानी कि इतनी खाली जगहें लगानी है। और अगर हमें पूरी लाइन में सिंगल सिंगल खंभा यूज़ करना होगा तो एक खंभा एक्स्ट्रा यूज़ कर देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे टर्मिनल पोल के लिए, मैं बताऊँगा परेशान ना हो, सुन लो पहले, चूंकि यहाँ पर टर्मिनल पोल के लिए एच टाइप पोल यूज़ किया गया है, इसीलिए एक खंभा शुरू में ऐड हो गया, एक खंभा बाद में ऐड हो गया, और ये 2 खंभे ऐड हो गए। इस तरीके से 13 पोल आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि 13 पोल डिटेल में कैसे आएंगे।
पोल की जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन अपॉन लेंथ ऑफ स्पैन, कि लाइन की लंबाई क्या है उसको स्पैन की लंबाई से भाग कर देते हैं तो टोटल स्पैन निकल के आ जाते हैं। जब उसमें एक जोड़ देते हैं तो टोटल पोल निकल के आते हैं। यहाँ पे 1000 मीटर की लाइन थी, 100 मीटर का स्पैन था, भाग किया तो 10 निकल के आया, 10 स्पैन हो गए। जब इसमें एक जोड़ दिया तो 11 पोल हो गए। अगर हम सिंगल पोल यूज़ करते हैं ना तो 11 पोल हो जाते। अगर हम सिंगल पोल यूज़ करते तो 11 पोल हो जाते। लेकिन क्या लिखा है कि स्टार्टिंग के और आखिरी वाले पोल को एच टाइप पोल यूज़ किया गया है, एच टाइप पोल यूज़ किया गया है। यानी कि एच टाइप का मतलब 2 खंभे हो गए। तो अभी तो हमने सिंगल यूज़ किया, तब तो हो गए 11 पोल। लेकिन जब हम एच टाइप यूज़ करेंगे तो एक खंभा यहाँ ऐड हो गया, एक खंभा आखिरी में ऐड हो गया, तो 2 खंभे ऐड हो गए ना, ये वाला और ये वाला, इसलिए हमने 2 और ऐड कर दिए। ओवरऑल कितने पोल हो गए? 13 पोल हो गए। गाइज इस वाले पॉइंट में ना ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिर से इस पॉइंट को समझ लो, लेकिन आप ध्यान से सुन के चलना है। और मैं इस क्वेश्चन के आखिर में एक आपको न्यूमेरिकल भी दे के जाऊँगा, आपको न्यूमेरिकल भी मुझको करके दिखाना पड़ेगा। आप उस न्यूमेरिकल को मेरी मेल ID पे सेंड कर देना। तो लेंथ ऑफ लाइन अपॉन लेंथ ऑफ स्पैन, लाइन की लंबाई को स्पैन की लंबाई, स्पैन का मतलब होता है 2 खंभों के बीच की दूरी, इसको पार्ट बोलते हैं, पार्ट हिंदी में पार्ट। जब 1000 मीटर की लाइन है और 100 मीटर का स्पैन है, भाग करा तो 10 आ गया। अब जब हमें नई लाइन लगानी होती है तो एक ऐड कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखो, अगर हमें पुरानी लाइन से जोड़ना होता तो 10 ही रहने देते, लेकिन यहाँ हमें नई लाइन लगानी है, इसलिए शुरू में एक खंभा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो हमें एक जोड़ देंगे तो 11 हो गया। अब चूंकि कहा गया है कि शुरू में और आखिर में एच टाइप पोल यूज़ किया गया है, इसीलिए शुरू में और आखिर में एक खंभा और ऐड हो गया और 2 खंभे टोटल ऐड हो गए, तो हो गए पूरे 13 पोल। ऐसे आए 13 पोल। ओके गाइस, अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पॉज कर लें, थोड़ा सा रोक लें, पीछे जाएं, फिर वापस से आएँ और देख लें। दूसरी चीज़ ये गाइस कि इसके पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C तीनों में मैंने पोल्स को कैलकुलेट करना सिखा रखा है और बोर्ड पे करा रखा है, तो आई होप कि आपको वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, तो आप उसको भी एक बार देखें आए। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, ये ओवरहेड लाइंस का पार्ट D पढ़ रहे हैं आप। कौन सा? ओवरहेड लाइंस के पार्ट D में चल रहे हैं, तो कोशिश करो कि पार्ट A, B एंड C आप पहले देख के हो। चलिए फिर अजप्शंस हो गए, पोल्स की कैलकुलेशन हो गई, 13 पोल यूज़ होंगे और 10 मीटर लंबा यूज़ होगा। अब हम सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं जो कि हमारे उसी में था, और फिर करंट की कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए फिर, तो वैसे हाँ, यहाँ हमको गाइस करंट की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और वो करंट की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले से ही बता दिया कि ये वाला वायर यूज़ करना है। अगर वो ये वाला वायर यूज़ करने का नहीं बताता तब हम करंट की कैलकुलेशन करते। ठीक है, नहीं मतलब वो उन्होंने वायर का साइज़ पहले दे दिया। चलिए अब सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सिखाता हूँ मैं। इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बड़ा ही मज़ेदार होता है, एकदम सिंपल होता है। सीधी लाइन खींचते हैं बस, ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी ऐसे करके, ये सीधी लाइन, जितनी जगह खंबे लगे हैं उनको मार्क कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कैसे? देखो 10 जगह होनी चाहिए बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्पैन होने चाहिए। 10 स्पैन होंगे तो ये सिंगल लाइन डायग्राम ठीक है। अब क्या कहा है उन्होंने कि अपने चौथे स्पैन में रोड क्रॉस कर रही है। देखो चौथे स्पैन में रोड क्रॉस कर रही है, तो पहला स्पैन, दूसरा स्पैन, तीसरा और ये चौथा स्पैन, और यहाँ पे इतना मैंने बड़ा लिख दिया है कि रोड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है रोड क्रॉसिंग कराना है हमको, चौथे स्पैन में रोड क्रॉस करानी है। ठीक है ना। उसके बाद ये जो एरो आप देख पा रहे हैं, ये वाले एरो, ये टर्मिनल पोल को दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं टर्मिनल पोल को। ये जो ऐसा करके एरो बनाएंगे ना, ऐसा करके एरो जो बना रखे हैं, इनका मतलब टर्मिनल पोल होता है। ये टर्मिनल पोल है, और टर्मिनल पोल कौन से? 2 एच टाइप पोल हैं। यहाँ भी 2 खंबे लगेंगे और यहाँ भी 2 खंबे लगेंगे, तो कितना होगा सब? 11, और यहाँ पे एक ऐड करके तो 11 हो रहे हैं, तो 2 और ऐड कर लेंगे तो 13 खंबे हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है नहीं। चलो, तो अब बात आती है अर्थिंग की। तो रूल्स ये कहते हैं कि हर चौथे पोल को अर्थ किया जाता है, ओवरहेड लाइन के हर चौथे पोल को अर्थ किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम हो सकते हैं। तो पहले पोल को अर्थ करा जाना जरूरी है और आखिरी पोल को अर्थ किया जाना जरूरी है, तो 2 अर्थिंग तो ये हो गई। उसके बाद 1 1 2 3 और ये चौथे पोल को अर्थ कर दिया हमने। उसके बाद 1 2
3 और 4 इसको अर्थ करना चाहिए था, लेकिन फिर बीच में एक ही खंभा रहता है, इसलिए मैंने इस वाले को अर्थ कर दिया है। ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारी अर्थिंग सेट यूज़ हुए हैं, एक अर्थिंग, दूसरी अर्थिंग, तीसरी अर्थिंग और चौथी अर्थिंग। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रोड के इस तरफ वाले खंभे को भी तो अर्थ करना चाहिए। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है गाइज, ऐसे किसी भी रूल में नहीं कहा गया है कि रोड के दोनों तरफ वाले खंभों को अर्थ किया जाएगा। वो केवल रिवर क्रॉसिंग में होता है। अगर हम नदी पार करेंगे तब हमको दोनों तरफ वाले खंभे अर्थ करने पड़ेंगे ज़रूर। ठीक है ना। और उनको स्टे भी देना पड़ेगा, स्टे तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा बस। ठीक है ना। तो रोड क्रॉसिंग के दोनों तरफ वाले खंभे को अर्थ किया है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हम रूल से चलेंगे बस। पहला किया, फिर चौथा किया, फिर चौथा किया और फिर आखिरी वाला किया। इस तरीके से 4 अर्थिंग सेट हो गए। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक गाइज। ठीक है ना। और अगर समझ में नहीं आ रही है ना तो आप वीडियो को ना थोड़ा धीरे से देखो और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी देखा हो। और अगर पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है गाइज तो लाइक जरूर ठोको अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर करो यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अब हम करते हैं, जो हम वायर यूज़ करने वाले हैं, अर्थिंग वायर और ओवरहेड कंडक्टर, उसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। गाइज ये जो लाइन थी ना वो 3 फेज़ की थी, और 3 फेज़ की लाइन में हम, और ऊपर से 11 kV की लाइन है, तो 11 kV की लाइन में न्यूट्रल वायर यूज़ नहीं होता है। 11 kV की लाइन में कोई भी न्यूट्रल वायर यूज़ नहीं होता है। 11 kV की लाइन में कोई भी न्यूट्रल वायर यूज़ नहीं होता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 11 kV की लाइन से कभी भी किसी को डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया जाता, और अगर किसी को डायरेक्ट कनेक्शन दिया जाता है तो वो केवल 3 फेज़ 3 वायर का दिया जाता है। इसीलिए हम कभी भी 11 kV की लाइन में न्यूट्रल वायर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। तो 3 फेज़ वायर यूज़ हुए, 1000 मीटर की लाइन है, 3000 मीटर हो गया, और 5% एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं क्योंकि वो तारों में जो झुकाव आता है उसकी वजह से। 150 मीटर एक्स्ट्रा हो गया, ऐड किया तो हो गया 3150 मीटर। ये जो ओवरहेड कंडक्टर है वो 3150 मीटर हो गया है गाइज। कैसे कैसे हुआ है, 3 तार थे, 1000 मीटर की मल्टीप्लाई की और 5% एक्स्ट्रा जोड़ा, 3000 मीटर प्लस 5% 150 हो गया 3150 मीटर। ओवरहेड कंडक्टर का कैलकुलेशन हो गया। अब अर्थिंग वायर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब अर्थिंग वायर का कैलकुलेशन करेंगे तो अर्थिंग वायर का कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि क्योंकि अर्थ का केवल एक ही वायर जाएगा और पूरी लंबाई में जाएगा, 1000 मीटर, और ये भी झुकता है इसलिए 5% एक्स्ट्रा, तो 1000 मीटर प्लस 50 मीटर कितना हो गया, 1050 मीटर। ठीक है गाइज। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जो वीडियो किताब से पढ़ कर देखने आ गए हैं, किताब में तो 2% लिया गया है, किसी किताब में 2%, किसी में 3%, किसी में 5%। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं गाइज बता देना चाहता हूँ कि इस वायर को 2 से 5% तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 2 to 5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि 5% एक्स्ट्रा लें, क्योंकि अगर सब लोग एक ही टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे तभी एग्जामिनर अच्छे नंबर दे पाएगा। ठीक है नहीं। और ध्यान रखो गाइस कि ये जो न्यूमेरिकल होते हैं, एग्जामिनर कभी भी इन न्यूमेरिकल्स को पूरा नहीं पढ़ते, क्योंकि जब एक न्यूमेरिकल को पता है, अगर एक न्यूमेरिकल को मैं भी करने बैठूं और मेरे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तब भी मैं कम से कम 15 या 20 मिनट लगा दूंगा एक न्यूमेरिकल को करने में पूरी तरीके से। और मैं अगर आपका न्यूमेरिकल चेक करने बैठूँ ना, तब भी मैं कम से कम 5 मिनट लगाऊंगा एक न्यूमेरिकल को चेक करने में, पूरी तरीके से ये बता पाने में कि ये सही है या गलत है। तो आप सोच के देखो कि एक कॉपी पे 5 मिनट कोई एग्जामिनर खर्च नहीं करते हैं, इसीलिए केवल वो देखते हैं कि आपने क्वेश्चन किया किस तरीके से है, और दूसरी बात, आप इस बात से कभी पैनिक मत होना कि आपका आंसर कुछ और आ रहा है और बराबर वाले का आंसर कुछ और आ रहा है। तो इस बात से पैनिक कभी नहीं होना, डरना नहीं, क्योंकि इसमें हर एक का आंसर अलग आ सकता है, क्योंकि हर एक अपना अलग प्राइस लगा सकता है चीज़ों का। ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाना समझ में आ गया होगा आई होप, और बायर्स की कैलकुलेशन भी हो गई। तो क्या करना है पता है ना आपको स्टेप के अकॉर्डिंग। अब हमको लिस्ट ऑफ मटेरियल्स तैयार करनी है। उससे पहले हम एक टर्मिनल पोल का डायग्राम भी देख लेते हैं, और ये बनाना एग्जाम में ज़रूरी है, क्योंकि गाइस इससे ना एग्जामिनर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ये डायग्राम बनाओगे ना, शीट आपको ना कॉपी में, आपको क्या होता है कि EDD फर्स्ट और EDD सेकंड में कॉपी भी मिलती है लिखने के लिए और शीट भी मिलती है। तो आप ना क्या करोगे कि इस डायग्राम को कॉपी पे बनाना, ना कि शीट पे। बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। लिस्ट से पहले आप जब ये डायग्राम दिखेगा ना एग्जामिनर को, तो वो वैसे ही खुश हो जाएंगे एग्जामिनर। ठीक है ना। टर्मिनल पोल का डायग्राम, मैंने टर्मिनल पोल को बोला था कि ये H टाइप पोल है, सेक्शन पोल है। देखो ऐसा होता है सेक्शन पोल, मैं बोला था ना, दिखाऊंगा आपको भी। ऐसा होता है सेक्शन पोल। ये लगे होते हैं 2 खंबे, एक खंबा ये, एक खंबा ये लगाए, एक खंबा ये लगाए। उसके बाद इन पर लगाए, बिल्कुल ऊपर से शुरू करते हैं। ये डिस्क इंसुलेटर दिख रहे होंगे आपको,
डिस्क इंसुलेटर लगे हैं 3 और ये 3 पिन इंसुलेटर लगे हैं। ये लगी है क्रॉस आर्म, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म इस हिस्से को। उसके बाद ये जो होती हैं ये होती हैं ब्रेसिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं डेंजर बोर्ड। ये होता है बारबेड वायर, कंटीलो वाला तार, और ये तो खंबे होते हैं ये लगाने हुए, ठीक है नहीं बस। उसके बाद बाकी सब मटेरियल ऊपर लगा हुआ है, डिस्क इंसुलेटर और ये पिन इंसुलेटर ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको टर्मिनल पोल का डायग्राम समझ में आ गया होगा। अभी आप इसको रोक कर वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लो और बना लेना अपनी कॉपी में अच्छे से। और ध्यान रखना, जब भी जितनी भी आपकी 11 kb की लाइन होंगी, 11 kb की हर एक लाइन में इस ही टाइप का टर्मिनल पोल बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टर्मिनल पोल को ज़रूर बना के आएंगे कॉपी में, क्योंकि पता ज़रूर बना के आना यार, एग्जामिनर पे एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ तो एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है कि आपने टर्मिनल पोल का डायग्राम बनाया, वाह मतलब आपको कुछ आता है। तो आप टर्मिनल पोल का डायग्राम जरूर बना के आएँ। अभी मैं जल्दी आपको एक LT लाइन का क्वेश्चन भी करा दूंगा, उसमें फिर LT लाइन में भी बता दूंगा कि कैसा होता है। अभी तो ST जितने भी मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं वो ST लाइन के ही हैं। चलिए फिर अब जब टर्मिनल पोल का डायग्राम समझ में आ गया हो तो हम अपने लिस्ट ऑफ मटेरियल्स की तरफ बढ़ लेते हैं। लिस्ट ऑफ मटेरियल्स। और गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, पता है मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करा सकता हूं, लेकिन इशू क्या है कि बोर्ड पे जो वीडियो बनता है ना वो कम से कम 4 या 5 GB का बनता है, और फिर उसको अपलोड होने में 2-2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये फ़ोन पे या लैपटॉप पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपको इस बात से थोड़ी ना कोई इशू है कि मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ या फ़ोन पे करा रहा हूँ, आपको तो न्यूमेरिकल पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस आप कभी भी इस बात का इशू मत लेना मेरे दोस्त कि मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ कि काय पे करा रहा हूँ। आपको न्यूमेरिकल पूरा समझ में आ रहा है, ये बात मैटर करती है। अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझे ईमेल करो, मैं आपके हर एक डाउट को सोल्व करूँगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि जैसे मान लीजिए आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है ना, और आपको पूरा वीडियो समझ में भी आ गया, लेकिन कुछ चीज़ें आपको वीडियो में साफ साफ नहीं दिख पा रही, ठीक है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको इसका पूरा PDF सेंड कर दूंगा। ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया मेरे पास PDF में भी तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल मेरे पास PDF में भी होगा, तो मैं आपको इसी न्यूमेरिकल का पूरा PDF सेंड कर दूंगा सेम एज इट इज़। तो आप मुझे एक बार मेल तो करो, ठीक है बच्चे, ओके। लेकिन आप इस बात का इशू कभी मत लेना कि मैं बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ, फ़ोन पे करा रहा हूँ या लैपटॉप पे करा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे ना 5-5 GB 6-6 GB का वीडियो बनता है यार। आप खुद सोच के देखो कि 5-5 6-6 GB का वीडियो अपलोड कैसे करूँगा मैं। अब अगर आप क्या चाहते हो कि वीडियो 2-2 3-3 दिन में अपलोड हो, पता है इसी वजह से वीडियो थोड़ा डिले हो गया था, नेटवर्क इतना इशू कर रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए फिर गाइस कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो समझ में आ रहा है ना। देखो जितना हो सकता है जो चीज़ें फ़ोन पे बोर्ड पे कराने की हैं उनको मैं बोर्ड पे भी कराता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ जहाँ से समझ में आ सकती है, मुझे पता है कि यहाँ से ये अंडरस्टैंडेबल है, आप इसको समझ सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। चलिए फिर अब हम बनाते हैं लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कि मटेरियल्स क्या क्या लगता है। सबसे पहले पोल लगता है, फिर क्रॉस आर्म लगती है, फिर इंसुलेटर्स लगते हैं, फिर जो बचा हुआ मटेरियल है वो सारा का सारा लग जाता है। और गाइज इसके लिए आप ओवरहेड लाइंस का पार्ट भी देख के आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई होप कि आप वहाँ से ना इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अगर यहाँ से आगे को आपको चीज़ें अनक्लियर रह रही हैं तो आप पहले पार्ट भी देख के आओ। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो जब हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में सबसे पहले सीरियल नंबर आता है, फिर मटेरियल का नाम आता है, फिर क्वांटिटी आती है, फिर रेट आता है 1 यूनिट का, फिर आता है टोटल प्राइस। इस तरीके से हम अपना लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट को बनाने में जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो करते हैं यूज़। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनल पोल की। देखो पहला वाला टर्मिनल पोल है और आखिरी वाला टर्मिनल पोल है, तो क्यों ना हम पहले टर्मिनल पोल का किस्सा ख़त्म कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। मतलब टर्मिनल 2 टाइप के पोल होते हैं, एक होता है टर्मिनल पोल, एक होता है नॉर्मल पोल। तो क्यों ना हम टर्मिनल पोल की बात कर लें, बाकी बाद में बात कर लेंगे नॉर्मल पोल की, ठीक है ना। तो टर्मिनल पोल के लिए हमें 2 पोल तो चाहिए शुरू में और 2 पोल चाहिए आखिर में, इसलिए कितने पोल हो गए टोटल 4। क्या लिखा है मैंने, लिखा है कि 4 टर्मिनल पोल। तो टर्मिनल पोल के लिए हमें 11 मीटर लंबा स्टील ट्यूबुलर पोल चाहिए, और 2 पोल तो चाहिए स्टार्टिंग में और 2 पोल चाहिए आखिर में, इसलिए कितने पोल हो गए पोल 4। और ये 2600 रुपये का एक पोल मिलता है, इसीलिए 10,400 रुपये इनका टोटल प्राइस हो गया।
फिर से सुन लो गाइस, टर्मिनल पोल की बात कर रहे हैं। पहले मैंने लिखा है 4 टर्मिनल पोल। टर्मिनल पोल की जब बात करेंगे तो स्टार्टिंग पोल और आखिरी वाले पोल की बात करेंगे। तो 2 पोल स्टार्टिंग में, 2 पोल आखिर में, कितने पोल हो गए? 4। कौन सा वाला पोल यूज़ किया गया है? 11 मीटर का स्टील ट्यूबुलर पोल। 4 पोल, 2600 रुपये का एक, मल्टीप्लाई की 10,400 रुपये आ गया। आपको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आप ज़रूर कमेंट करके बताया करो, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे ईमेल करके कि आवाज़ साफ़ नहीं आती है। तो किसी भी वीडियो में अगर आवाज़ साफ़ नहीं आती है तो आप मुझे बता दो कि आपको आवाज़ साफ़ नहीं आई वहाँ पर, ठीक है? चलिए फिर अगले स्टेप में गाइज, क्योंकि ये जो टर्मिनल पोल था वो एच टाइप पोल यूज़ किया गया है, और एच टाइप पोल पे हमेशा ध्यान रखो 2 मीटर लंबी क्रॉस आर्म लगती है। 2 मीटर लंबी क्रॉस आर्म लगती है। तो अगले स्टेप में वही लगाएंगे हम, क्रॉस आर्म 2 मीटर लंबी, और एक शुरू वाले पे एक बाद वाले पे 2 हो गई। 275 रुपये की एक मिलती है, 550 रुपये हो गए इनके। एक क्रॉस आर्म इधर वाले जो 2 पोल लगे हैं इनके लिए, और एक क्रॉस आर्म जो आखिरी में 2 पोल लगे हैं इनके लिए। ये वाली इसकी ये होता है क्रॉस आर्म, जहाँ इंसुलेटर लगे होते हैं ऐसा करके, ठीक है ना, इस तरीके से बस। उसके बाद क्रॉस आर्म क्लैंप लगाएंगे। देखो इधर 2 पोल है, एक क्लैंप यहाँ लगेगा, एक क्लैंप यहाँ लगेगा। इधर भी 2 पोल है, एक क्लैंप यहाँ, एक क्लैंप यहाँ। तो क्लैंप लगेंगे हमारे पास 4। 40 रुपये का क्लैंप मिलता है, 160 रुपये हो गए। क्रॉस आर्म क्लैंप लगेंगे 4, क्योंकि हर खंभे पे एक लगता है, और 40 रुपये का मिलता है एक, इसलिए होगा 160 रुपये के। ब्रेसिंग आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं ब्रेसिंग, इस चीज़ को, इसको और इसको बोलते हैं ब्रेसिंग। तो एक ब्रेसिंग ये और एक ब्रेसिंग ये, तो 2 ब्रेसिंग लगती है ना, सेम 2 ब्रेसिंग ही लगाएंगे यहाँ पे हम। देखो 2 ब्रेसिंग ही लगाई हैं हमने, ब्रेसिंग 4 लगा दी हैं, क्योंकि क्या है कि 2 ब्रेसिंग एक खंभे पे और 2 ब्रेसिंग दूसरे खंभे पे, इसलिए ब्रेसिंग हो गई 4। और 120 रुपये की एक ब्रेसिंग मिलती है, तो ये 480 रुपये इसका टोटल प्राइस हो गया। 4 क्यों आई पता है? 2 एक खंभे पे, 2 मतलब शुरू वाले पोल पे, और 2 आखिरी वाले पोल पे, टर्मिनल पोल पे, इसलिए 4 ब्रेसिंग हो गई है। और 120 रुपये की एक मिलती है, इसीलिए 480 रुपये की हो गई। उसके बाद लगाते हैं इंसुलेटर, 11 kV डिस्क इंसुलेटर। एक खंभे पे 3, उधर वाले पे भी 3, तो हो गए 6। 95 रुपये का मिलता है एक, 570 रुपये की मल्टीप्लाई करके आ गया इनका। 11 kV पिन इंसुलेटर विथ क्लैंप, 3 इधर वाले खंभे पे लगेंगे, यहाँ 3 इधर वाले पे लगेंगे, यहाँ, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। 90 रुपये का एक मिलता है, मल्टीप्लाई करके 540 आ गया, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे जंपर वायर। जंपर वायर लगता है हमारे पास 2.5 मीटर एक इंसुलेटर पे, और ये 6 इंसुलेटर हैं, इसलिए 15 मीटर, वो 15 मीटर हो गया। और 9 रुपये मीटर मिलता है जंपर वायर। वही वायर होता है जो कि नॉर्मल कंडक्टर वायर यूज़ किया गया है सर्किट में। 9 रुपये मीटर मिलता है ये। ये वाला जो वायर है जो सर्किट में यूज़ किया गया है, 135 रुपये का हो गया 15 मीटर। फिर हम एक अर्थिंग क्लैंप लगाएंगे स्टार्टिंग वाले पोल पे, एक अर्थिंग क्लैंप लगाएंगे आखिरी वाले पोल पे। तो अर्थिंग क्लैंप 2 हो गए, 30 रुपये का एक मिलता है, 60 रुपये का हो गया। उसके बाद स्टे सेट। देखो 2 खंभे यहाँ हैं, 2 खंभे यहाँ हैं, 2 खंभे शुरू में, 2 खंभे बाद में, एक स्टे इसको, एक स्टे इसको, मतलब इसमें भी स्टे दिया जाएगा, इसको भी स्टे दिया जाएगा, इसको भी और इसको भी। तो इस तरीके से कितने स्टे हो गए? 4 स्टे हो गए, और 600 रुपये का एक मल्टीप्लाई करके 2400 रुपये आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाले सारे के सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे गाइज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो अभी तुरंत लाइक ठोक देना, और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें, समझ सकें, और अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके गाइज, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आप ये मत सोचिए इतनी जल्दी क्वेश्चन खत्म नहीं होते अभी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टे सेट लगा दिया मैंने, स्टे सेट लगा दिए 4, 600 रुपये का एक था, और 2400 रुपये खर्च हो गए स्टे सेट में। अच्छा, आप सोचते हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अभी अभी आए हो ना इसलिए पता लग रहा है। आप चिंता ना करो, लेकिन नंबर भी तो बड़े मिलते हैं इसके। 100 नंबर का पेपर होता है EDD सेकंड का, और सब्जेक्ट भी तो बड़ा है, ज्ञान भी तो बड़ा मिल रहा है आपको, चीज़ें कितनी बड़ी बड़ी आप सीख पा रहे हो। जब आप इन फ्यूचर इंजीनियर बनोगे तो अब यही सब तो काम करोगे, लाइन लगाने का नहीं, लाइन का इंस्पेक्शन करने का, कि वो लाइन ठीक लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, उसको कौन चेक करेगा? आप ही लोग तो चेक करोगे इन फ्यूचर इंजीनियर बनने के बाद। इसीलिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी अभी से।
क्योंकि अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में तो तुम्हारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जहाँ जहाँ इंसुलेटर पे हम वायर को कनेक्ट करते हैं, वहाँ वहाँ हमें वायर को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, एक बाइंडिंग वायर से, कनेक्शन वायर से जोड़ना पड़ता है। और वो होता है एक 5 mm का एल्यूमिनियम का कनेक्शन वायर। वो 2 मीटर एक इंसुलेटर पर लगाया जाता है। पीछे 3 और 3 6 इंसुलेटर यूज़ किए गए और 12, कुल मिला के 12 इंसुलेटर यूज़ किए गए। तो 12 इंसुलेटर पे जब 2 मीटर वायर यूज़ करेंगे तो 24 मीटर हो गया। और ये 2 रुपये का 1 मीटर मिलता है, इसलिए 48 रुपये इसके हो गए। बारबेड वायर मैंने दिखाया था ना पीछे आपको, कांटों वाला तार होता है बारबेड वायर, कंटीला तार। तो इस बारबेड वायर जो होता है वो हर खंबे पे 5 मीटर यूज़ होता है। टर्मिनल पोल की जब बात करें तो 2 खंबे शुरू में और 2 खंबे आखिर में, 4 खंबे हो गए। इसीलिए 5 मीटर गुणा 4 पोल बराबर 20 मीटर हो गया। 1.5 रुपये मीटर मिलता है और 30 रुपये का हो गया ये 20 मीटर वायर। ठीक है। अब डेंजर बोर्ड लगाना है। शुरू में 1 लगेगा, 1 बाद में लगेगा, 2 लग गए, 30 रुपये का 1 मिलता है, 60 रुपये हो गए। पता है मटेरियल वैसे ही लिख के चलो, ऐसा बता रहा हूँ आपको मैं, एज इट इज़ करना है क्वेश्चन को। आप बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होंगे। आप बस थोड़ा संयम रखो, सब्र रखो, क्योंकि हर चीज़ एक एकदम क्लियर नहीं हो जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ईजी से ईजी वे में बताने की। आप यूट्यूब पे दुनिया भर के 1000 लेक्चर देख लेना, अगर कहीं भी आपको इससे ईजी वे में पढ़ाने में मिल जाए ना, तो आप मुझसे आके कह देना कि सर वहाँ पे आपसे अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। या आप किसी भी स्कूल में जाकर देख लीजिए कैसे पढ़ाते हैं। आप खुद से ये चीज़ खुद से एनालिसिस करो कि कहाँ कैसा पढ़ाया जाता है, और सर हमें कितने अच्छे से बताना चाह रहे हैं, हम तब भी उनकी बात को नहीं सुनना चाह रहे हैं। ठीक है। तो डेंजर बोर्ड हो गया, 2, 1 शुरू में 1 आखिर में, 2 लग गए 30 रुपये के, 30 रुपये का 1 मिलता, 60 रुपये के हो गए। ठीक है। अब टर्मिनल पोल पर लगने वाला मटेरियल हो गया ख़त्म। टर्मिनल पोल पर जो मटेरियल लगता है वो हम यहाँ तक हमने वो ख़त्म कर दिया पूरा, पिछले वाले पेज का और ये वाले पेज का। टर्मिनल पोल पर सब कुछ लग गया। अब जो नॉर्मल पोल बचे हैं उन पर लगाना है, बस बात खत्म। अब आते हैं नॉर्मल पोल की बात। देखो, हमें कुल मिला के 13 पोल यूज़ हुए थे, जिसमें से 4 तो हमने टर्मिनल पोल के लिए यूज़ कर लिए। कितने बचे? 9। तो अब 11 मीटर लॉन्ग स्टील ट्यूबुलर पोल फॉर नॉर्मल पोल, कितने बचेंगे? 9। 2600 रुपये का 1 मिलता है, मल्टीप्लाई करके 23,400 आ गया। देखो ध्यान रखो, नॉर्मल पोल पे हमेशा 1.5 मीटर की क्रॉस आर्म लगती है, 1.5 मीटर की। तो क्रॉस आर्म लगेगी यहाँ पे 1.5 मीटर की। एक खंबे पे 1 क्रॉस आर्म लगती है, इसलिए 9 क्रॉस आर्म लग गई। और ये 250 रुपये की मिलती है, 2250 रुपये हो गए इसके। क्रॉस आर्म क्लैंप, एक क्रॉस आर्म पे 1 क्लैंप लगता है एक खंबे पे, 9 खंबे, 9 क्रॉस आर्म क्लैंप, 40 रुपये का 1 मिलता है, 360 रुपये हो गए। फिर 11 kV पिन इंसुलेटर। ध्यान रखो, नॉर्मल पोल पे केवल पिन इंसुलेटर लगाए जाते हैं, डिस्क इंसुलेटर नहीं लगाए जाते। डिस्क इंसुलेटर केवल और केवल सेक्शन पोल पे या एच टाइप पोल पर ही लगाए जाते हैं बस। ठीक है, सिंगल पोल पे नहीं लगाए जाते। तो एक पोल पे 3 इंसुलेटर लगेंगे, 9 पोल हैं, 27 इंसुलेटर हो गए। 90 रुपये का 1 मिलता है, 27 की और 90 की मल्टीप्लाई की तो आ गया 2430 रुपये। ठीक है, 2430 रुपये आपका आ गया। आप इसको देख सकते हो, 2430 रुपये आ गया है। ठीक है गाइस, 2430 रुपये आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना कि नॉर्मल पोल के लिए हमने पहले तो ये लगाया, 9 पोल लगाए 11 मीटर के 2600 रुपये के रेट से। क्रॉस आर्म लगाई 9, एक खंबे पे 1 लगती है। क्रॉस जहाँ क्रॉस आर्म लगी है वहीं क्रॉस आर्म क्लैंप लगाए 9। फिर पिन इंसुलेटर लगाए, एक खंबे पर 3 लगते हैं, 9 खंभों पर 27 लग गए, 90 रुपये के रेट से 2430 रुपये के हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस क्या होता है कि जब आप वो लगाते हो, कभी भी आप अगर ये सोचते हैं कि हम वो लगाते हैं पिन इंसुलेटर नॉर्मल पोल पर, तो नॉर्मल पोल पर पिन इंसुलेटर लगाने के लिए 2 पिन इंसुलेटर तो क्रॉस आर्म पर लग जाएंगे और 1 पिन इंसुलेटर को पोल पर लगाना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में समझाया था लास्ट वाली में। कुछ ऐसा होता है, आपको बना कर दिखाता हूँ। देखो स्ट्रक्चर ये होता है नॉर्मल पोल, ये ऐसे ऐसे, दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, ऐसा होता है, देखो ऐसे और ऐसे, ये होता है नॉर्मल पोल। ये पोल है ये वाला। चलिए अब इस पर ये लगाते हैं क्रॉस आर्म, इस पर ऐसे करके ये लगी होती है क्रॉस आर्म, ये क्रॉस आर्म है। 1 इंसुलेटर लगा होता है यहाँ पे और 1 इंसुलेटर लग गया यहाँ पे।
तो एक इंसुलेटर लगेगा यहाँ पे। लेकिन इशू क्या है कि आप उस इंसुलेटर को डायरेक्टली पोल पर तो नहीं लगा सकते ना, इसलिए इस वाले इंसुलेटर को लगाने के लिए हमें इस पोल पर पहले एक एफ क्लैंप लगाना पड़ता है और इस एफ क्लैंप में फिर इस इंसुलेटर को लगाया जाता है। ये होती है पूरी कहानी। इस वाले इंसुलेटर को लगाने के लिए पहले हमें इसमें एक एफ क्लैंप लगाना पड़ता है और फिर उस एफ क्लैंप पर उस इंसुलेटर को लगाया जाता है। तो ये समझ में आया एफ क्लैंप का कॉन्सेप्ट क्या है। एफ क्लैंप एक खंबे पर एक लगता है और केवल नॉर्मल पोल पर लगता है जो कि सिंगल पोल होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या होता है कि ये आपका पोल है, ठीक है। तो इस वाले पोल पर ये क्रॉस आर्म हो गई इस तरीके से 1.5 मीटर वाली। इस पर एक इंसुलेटर यहाँ लग गया, एक इंसुलेटर यहाँ लग गया, तीसरा लगना है यहाँ पे। इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसलिए पहले यहाँ पे एक एफ क्लैंप लगाना पड़ेगा। ऐसा करके एफ क्लैंप होता है वो, यहाँ पे फिर इंसुलेटर को लगाते हैं इस तरीके से। ये होती है कहानी। तो एफ क्लैंप एक खंबे पे एक लगता है और जो लगता है कहाँ पे, जहाँ पे 1.5 मीटर की क्रॉस आर्म लगी हो। तो 1.5 मीटर की क्रॉस आर्म लगी है 9 खंभों पे 9 पोल्स पर, इसीलिए वहाँ पर 9 एफ क्लैंप लगेंगे। ये जो पहली लाइन है आपको मैं दिखा रहा हूँ, एफ क्लैंप है वो छिप गया है। एफ क्लैंप 9 लगेंगे, 30 रुपये का एक और 270 रुपये के हो गए। अगला है जो वायर यूज़ किया गया है, हमारा वायर यूज़ किया गया उसकी डायमेंशन हमें पहले से पहले क्वेश्चन में दे दी थी। कितना था वो 6/1 × 2.79 mm ACSR कंडक्टर। ये 6/1 × 2.79 का मतलब पता क्या होता है आपको। 6 वायर हैं जिसमें से एक स्टील वायर है और 2.79 mm एक वायर का क्रॉस सेक्शनल, वो 2.79 mm एक वायर का डायमीटर है। इस तरीके से ये पूरा वायर का डायमेंशन निकल के आता है। ये हम वायर जब हम निकाले थे तो 3150 मीटर वायर था कि नहीं था। 9 रुपये मीटर मिलता है, मल्टीप्लाई करके 28,350 आ गया। 8 SWG अर्थिंग वायर 1050 मीटर फाइंड किए थे, नहीं किए थे। 3 रुपये का 1 मीटर मिलता है, मल्टीप्लाई करके 3150 आ गया। 5 mm एल्यूमिनियम कनेक्शन वायर, जहाँ जहाँ जितने जितने इंसुलेटर लगे वहाँ वहाँ उन इंसुलेटर्स को उन इंसुलेटर्स पर इस वाले वायर को कनेक्ट करने के लिए ये वायर लगाया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं रुक पाएगा। और ये एक इंसुलेटर पर 2 मीटर लगता है। तो 27 इंसुलेटर लगे हैं कुल मिला के 9 पोल पर 3 के हिसाब से। और ये 54 मीटर वायर हो गया। 2 रुपये का 1 मीटर मिलता है, 54 की और 2 की मल्टीप्लाई की तो 108 रुपये आ गया। अब बारबेड वायर एक खंबे पे 9 मीटर लगता है, 9 खंबे लगे तो 9 5 जा 45 मीटर बारबेड वायर हो गया। 45 मीटर बारबेड वायर हो गया और 1.5 रुपये का 1 मीटर मिलता है, मल्टीप्लाई करके 67.5 आ गया। अर्थिंग वायर क्लैंप, चूंकि अर्थिंग वायर को ले जाने के लिए हर जगह अर्थिंग वायर क्लैंप लगाना पड़ेगा। एक पोल पर एक लगाया जाता है, 9 पोल हैं 9 लगेंगे, 30 रुपये का 1 मिलता है, इसीलिए 270 रुपये हो गए। अब आती है बात स्टे सेट की। देखो गाइज, हमेशा हम केवल लाइन में या तो शुरू के पोल को स्टे करते हैं और आखिरी पोल को स्टे करते हैं, बस बीच के कभी किसी भी पोल को स्टे नहीं करते। बीच के पोल को स्टे केवल तभी करते हैं जब कोई स्पेशल कंडीशन हो, जैसे कि आज वाले इस वाले क्वेश्चन में है कि रोड क्रॉसिंग है, इसीलिए रोड क्रॉसिंग के दोनों तरफ वाले पोल्स को 2-2 स्टे देना कंपलसरी है। बस इसीलिए रोड क्रॉसिंग का क्वेश्चन आपको थोड़ा डाउटफुल रहा होगा अभी तक। बाकी रोड क्रॉसिंग का क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही है, बस क्या करना है कि रोड क्रॉसिंग को स्टे और दे देना है बस। ओके, तो बिल्कुल डाउटफुल मत होना, रोड क्रॉसिंग को स्टे और दे दो और सिंगल पोल से ही रोड क्रॉस करेंगे हम। अच्छा पता है, आप लोग सोच रहे होंगे, ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि इसमें हम डबल पोल यूज़ क्यों नहीं कर रहे रोड क्रॉसिंग में। अरे रोड क्रॉसिंग कोई इतना बड़ा क्रॉसिंग नहीं कि हम उसमें वहाँ पर डबल पोल यूज़ करना पड़े। हम डबल पोल यूज़ करते हैं केवल रिवर क्रॉसिंग में और रेलवे क्रॉसिंग में। रोड क्रॉसिंग हम केवल सिंगल पोल से ही कर सकते हैं, इसीलिए हमने रोड क्रॉसिंग को नॉर्मल पोल की तरह यूज़ किया गया। बस रोड क्रॉसिंग के दोनों तरफ वाले पोल्स को आप स्टे दो, ये कंपलसरी है। रोड क्रॉसिंग के दोनों तरफ वाले पोल्स को आप स्टे दो। तो स्टे सेट दो, जैसा मान लो कि ये है रोड, एक खंबा यहाँ लगाए, एक खंबा यहाँ लगाए, एक स्टे 2 स्टे इसको दी जाएंगी, 2 स्टे इसको दी जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका रोड क्रॉसिंग में 2 स्टे ये और 2 स्टे ये। स्टे कितने हो गए टोटल? स्टे हो गए आपके पास 4। तो रोड क्रॉसिंग के स्टे सेट हो गए हमारे पास, रोड क्रॉसिंग स्टे सेट 4 हो गए। 600 रुपये का 1 मिलता, पता ही है आपको, मल्टीप्लाई किया 2400 रुपये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रोड क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि काफ़ी लोग इस रोड क्रॉसिंग को लेकर परेशान थे। उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि पता है एग्ज़ाम में
एग्ज़ाम में 95% चांस है कि आपको क्रॉसिंग का क्वेश्चन आए, 95% चांस है। क्योंकि इतना भी आसान मत समझो पेपर को कि आपको ऐसे ही हलवा सब कुछ मिल जाना है। तो रोड क्रॉसिंग का क्वेश्चन आएगा, और क्रॉसिंग में या तो वो रेलवे लाइन क्रॉस करवाएगा या फिर रोड क्रॉस करवाएगा। लेकिन आपसे चाहे वो कुछ भी क्रॉस करवाए, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको सारे के सारे क्रॉसिंग के तरीके बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, चलिए फिर अर्थिंग सेट, कितने अर्थिंग सेट लगे थे आपको मैं जरा एक बार सिंगल लाइन डायग्राम पर लेके चलता हूँ। ये देखिए 4 अर्थिंग सेट लगे थे, 1 2 3 और 4, 4 अर्थिंग सेट लगे थे नहीं, 4 अर्थिंग सेट वहीं हम लगाने वाले हैं। अब अर्थिंग सेट 4, ये देखिए 1200 रुपये का एक मिलता है ओवरहेड लाइन के लिए, पावर वायरिंग के लिए 1500 रुपये का एक मिलता है। ध्यान रखना, ओवरहेड लाइन के लिए 1200 रुपये का एक मिलता है, पावर वायरिंग के लिए 1500 रुपये का एक मिलता है। तो यहाँ पे ओवरहेड लाइन की बात चल रही है, तो 1200 रुपये का एक, 4 अर्थिंग सेट मल्टीप्लाई किया 4800 रुपये आ गया। समझ में आया? अर्थिंग सेट 4 लगे, क्यों लगे, सब समझ में आ रहा है ना बात। बारबेट वायर कैसे कैसे लगाते हैं, 5 मीटर लगाते हैं एक पोल पे, 9 पोल तो इसलिए 45 मीटर था ये वाला कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज़ को ना मिस मत करके चलना आप। डेंजर बोर्ड, एक खंबे पे एक लगेगा, 9 खंबे 9 डेंजर बोर्ड लग गए, 30 रुपये का एक मिलता है, 270 रुपये हो गया। चलिए बचा खुचा मटेरियल जो भी है उसको भी लगा लेते हैं। कंक्रीटिंग करते हैं पोल्स की। कंक्रीटिंग का मतलब स्टोन पैड से होता है। स्टोन पैड आपके बुक में कभी आप स्टोन पैड पढ़ो, बोलोगे सर ने स्टोन पैड तो लगाया नहीं। अरे कंक्रीटिंग स्टोन पैड एक ही बात है। स्टोन पैड हम करते हैं 13 खंभों, 13 खंभों की कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी ना। जो शुरू वाले टर्मिनल पोल के 4 थे उनकी भी तो कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी और इन नॉर्मल पोल की भी कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी सबकी। तो टोटल पोल 13 हैं, 13 पोल की कंक्रीटिंग करनी पड़ी, और एक पोल की कंक्रीटिंग में 60 रुपये यूज़ होते हैं, इसीलिए 780 रुपये हो गए। कंक्रीटिंग पोल्स 13 पोल्स की करनी पड़ेगी, एक पोल की कंक्रीटिंग में 60 रुपये यूज़ होते हैं, इसीलिए 780 रुपये होगा 13 की और 60 की मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आते हैं नट बोल्ट वाशर। नट बोल्ट वाशर दरअसल क्या होते हैं बताऊँ आपको। नट बोल्ट वाशर होते हैं वही, जैसे कि कहीं वायर को कस दिया गया, या फिर मान लीजिए कि किसी में इंसुलेटर फिट नहीं बैठ रहा था, तो वहाँ पे हमने वाशर लगा दिया, इस तरीके से होते हैं। तो इनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, बस 20 रुपये के होते हैं ये ऐसे ही। और ये भी केवल एक्स्ट्रा में आते हैं, कभी ज़रूरत पड़ गई तो यूज़ कर लिया, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद एक ओवरहेड लाइन में एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाना ज़रूरी है, केवल एक, ज़्यादा नहीं, केवल एक लगाना ज़रूरी है। तो एक लाइटनिंग अरेस्टर लग गया, 3000 रुपये का मिलता है, 3000 रुपये हो गए। गाइज लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का पूरा प्रिपरेशन कर दिया है। मैं आपको ज़रा पीछे से दिखाता हूँ। जब शुरू किया था तो टर्मिनल पोल से शुरू किया था, एकदम तेज तेज बताता हूँ। टर्मिनल पोल पे पहले हमने खंबे लगा दिए, फिर टर्मिनल पोल पर लगने वाला सारा मटेरियल हमने लगा दिया, वो आपको मैंने दिखा दिया था। फिर नॉर्मल पोल की बात आई, फिर हमने नॉर्मल पोल के लिए 9 खंबे लगा दिए, और नॉर्मल पोल पे लगने वाला सारा मटेरियल लगा दिया, सब कुछ, वायर, अर्थिंग वायर, सब कुछ लगा दिया। उसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाने के बाद, कंक्रीटिंग करने के बाद हमारा लिस्ट बनके तैयार हो गई। अब हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? आपको ये वाला ब्लॉक दिख रहा है, और ये वाला ब्लॉक, मतलब ये जो कॉस्ट वाले ब्लॉक, ये जो टोटल प्राइस वाले ब्लॉक थे, ये वाले, इन वाले ब्लॉक को सबको ऐड कर लो। हर एक जितनी भी पूरी टेबल थी, पूरी टेबल के ये वाले ब्लॉक ऐड कर लो आप, टोटल प्राइस वाले पूरा ब्लॉक ऐड कर लो, और आप जो है टोटल मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हैं इसका। तो जब मैंने इन सबको ऐड किया तो मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट निकल के आया 87,358.50 रुपीज़, 87,358.50 रुपीज़। ठीक है गाइज, अब मटेरियल कॉस्ट फाइंड हो गया। अब जरा एक बार आपको मैं उन स्टेप्स पर लेकर चलता हूँ जिन स्टेप में हमने क्वेश्चन करना सिखा रहा था। मैं स्टेप्स क्या थे कि सबसे पहले हम एजप्शन लेना था, ले लिया, पोल निकालने थे, निकाल लिया। ये हम तब करते जब हमें दिया नहीं होता, दिया था इसलिए नहीं किया इसको। सिंगल लाइन डायग्राम बना लिया, टर्मिनल पोल का डायग्राम बना लिया, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का प्रिपरेशन कर लिया, और मटेरियल कॉस्ट फाइंड कर ली। अब अगला काम लेबर कॉस्ट फाइंड करेंगे, इमरजेंसी कॉस्ट फाइंड करेंगे, फिर इन तीनों को ऐड करके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड कर देंगे। चलिए फिर अब चलते हैं वहीं पे। हम जो ठिकाना था हमारे पास क्या था कि अब हम लेबर कॉस्ट फाइंड करते हैं। लेबर कॉस्ट होती है 15% इस टोटल मटेरियल कॉस्ट का। लेबर कॉस्ट होती है 15% इस टोटल मटेरियल कॉस्ट का। तो 15% जब निकाला गया तो इतना आ गया 13,103.775 रुपीज़। ठीक है,
उसके बाद इमरजेंसी कॉस्ट होती है 5% इस मटेरियल कॉस्ट का। इसको निकाला गया तो आ गया 4367.925 रुपीज़। तो लेबर कॉस्ट के रूप में हमने 15% निकाल लिया मटेरियल कॉस्ट का, और इमरजेंसी कॉस्ट के रूप में हमने 5% निकाल लिया मटेरियल कॉस्ट का। समझ में आया? हम ओवरहेड लाइन के किसी भी क्वेश्चन में आपको यही करना है, ओवरहेड लाइन के किसी भी क्वेश्चन में आपको यही करना है। अंडरग्राउंड में लेकिन थोड़ा मुश्किल है, अंडरग्राउंड में आपको करना होता है 60%, और सर्विस कनेक्शन में करना होता है 20%, पावर वायरिंग में करना होता है 20%, इंटरनल वायरिंग में करना होता है 15%। तो ये आप याद कर लेना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इंटरनल वायरिंग में लेबर कॉस्ट 15% निकालनी होती है, पावर वायरिंग में 20% निकालनी होती है, ओवरहेड लाइन्स में 15%, अंडरग्राउंड लाइन्स में 20%, सर्विस कनेक्शन में वो अंडरग्राउंड लाइन्स में 60%, सर्विस कनेक्शन में 20%, सब स्टेशन में 30%। ठीक है, तो हमने लेबर कॉस्ट निकाली, इमरजेंसी कॉस्ट निकाली। अब हम इन तीनों कॉस्ट को, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस इमरजेंसी कॉस्ट, इन तीनों कॉस्ट को ऐड करने के बाद टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल देंगे। इन तीनों कॉस्ट को ऐड करने के बाद टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल देंगे, और जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है हमारी, वो आई 1,04,830 पॉइंट 1,04,830 रुपये और 20 पैसे। लेकिन हमें पैसों में नहीं रखना, हमें इक्विवेलेंट में रखना है। तो कितना हो जाएगा? ये 20 पैसे की जगह पूरा रुपया बन जाएगा, और ये 31 हो जाएंगे। कितना हो गए? 1,04,831 रुपये। बस क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया होगा। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए क्या करना होता है? ये और ये तीनों को ऐड किया और इतना आ गया 1,04,831 रुपये। तो ये आपका रोड क्रॉसिंग का क्वेश्चन था, जो कि मैंने पूरा आपको बता दिया है। क्वेश्चन था कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन में पूरी लागत बतानी थी, और लाइन अपने चौथे स्पैन में रोड क्रॉस कर रही थी। तो चौथे स्पैन में हमने इससे रोड क्रॉस कराया, देख लो आप। उसके बाद हमने इसका टर्मिनल पोल बनाया, फिर हमने लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का प्रिपरेशन किया। फिर लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का प्रिपरेशन करने के बाद हमने इसको मटेरियल कॉस्ट फाइंड कर ली, सबको ऐड करने के बाद फिर लेबर कॉस्ट फाइंड कर ली, फिर इमरजेंसी कॉस्ट फाइंड करने के बाद फिर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड कर दी। ओके गाइस, थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब एक ज़रूरी बात सुन लो ज़रा, अभी मत जाओ, इतना जल्दी मत जाओ। यही तो टाइम होता है जब आपसे काम की बात बताई जाती है। तब तक तो क्वेश्चन करा रहे थे, तो आपसे काम की बात नहीं बताई गई ज़्यादा, वो तो केवल क्वेश्चन से रिलेटेड बातें थी। अब काम की बात सुनो। आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा हो, या वीडियो में कुछ भी आपको ब्लर हो गया हो, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर दें। मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन जो आपको कराया है मैंने इस वीडियो में, एक पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा। ठीक है गाइस, पूरा क्वेश्चन एक पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा। दूसरी चीज़ ये गाइस कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, तब भी आप हमें ईमेल करें। और एक सबसे मज़े की बात कि अगर आपको कभी पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट है, या EDD फर्स्ट, EDD सेकंड, या एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट के, TDEP, IM, REM, UEE या वट एवर, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, कोई भी टेबल चाहते हैं, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। मैं विद इन 1 to 2 डेज़ आपको वो टेबल और वो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइज? और गाइज वीडियो अगर पसंद आया हो ना, तो वीडियो को ना लाइक जरूर करके जाना गाइज, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो सको बताओ। क्योंकि देखो एग्ज़ाम, अब आप स्कूल तो खुलना भूल जाओ, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको। और एग्ज़ाम में कभी भी ये मत सोचना कि एग्ज़ाम में हमको ऐसे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे अगर नंबर मिलने होते तो एग्ज़ाम नहीं कराए जाते। ऐसे नंबर किसी को भी मिलेंगे, नंबर उसी को मिलते हैं जो लिख के आता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर उसको मिल जाए जो लिख के नहीं आता हो। इसलिए गाइज ध्यान दे रहे हो इस बात पे मेरी, कि पढ़ लो थोड़ा सा। और मैं आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, क्यों मेहनत बेकार ना जाने दो हमारी। आप भी अगर अच्छे नंबर लाओगे तो कभी ना कभी याद ही करोगे। बस इसी उम्मीद से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालता रहता हूँ। ठीक है गाइज, चलिए फिर ऐसी ही किसी वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को ना लाइक करके जाना, और बाकी लोगों से शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके गाइज, चलिए गाइज मिलते हैं फिर ऐसी किसी एक और वीडियो के साथ जल्दी ही। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।